हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर हिट एंड फिट। तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी थ्योरी ऑफ द कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, दिस वीडियो इज गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स, ये चीजें होती क्या है? ठीक है, और ये चीजें तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है, इंसुलेटर क्या होते हैं। अब कंडक्टर क्या होते हैं यार, सिंपली हम पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर्स वो चीज है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अलो करते हैं, मतलब जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है। सिंपल सी बात। इंसुलेटर वो जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टर्स वो चीज है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अलो करते हैं। सिंपल सी बात है, वही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एग्जांपल्स है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, बॉडी, एसिड्स एटसेट्रा। ओके। अब दूसरी चीज, इंसुलेटर क्या है, जो फ्लो नहीं अलो करते हैं। जो चार्जेस होते हैं हमारे, ठीक है, फ्री चार्जेस हुए या फिर इलेक्ट्रॉन्स हुए, जो भी हुए, किसी भी टाइप के चार्ज हुआ, ठीक है, उसके फ्लो को अलो नहीं करते इंसुलेटर। जैसे कि डायमंड, ग्लास, वुड, डिस्टिल वाटर, इबोनाइट, वैक्स एटसेट्रा, ठीक है। अब बेसिक डिफरेंस क्यों है इसमें, इन दोनों में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है दोनों में डिफरेंस किस वजह से आ रहा है यार? वो आ रहा है दोनों में जो फ्री चार्जेस हैं उनकी वजह से, या फिर जो बाउंड चार्जेस हैं उनकी वजह से। जो कंडक्टर्स होते हैं बच्चों, उनमें जो फ्री चार्ज होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सरफेस पर। कंडक्टर के सरफेस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, उन्हीं को हम फ्री चार्जेस बोलते हैं कंडक्टर्स के केस में, ठीक है। सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम फ्री चार्जेस बोलते हैं। लेकिन सेंटर में जो पॉजिटिव आयंस है न्यूक्लियस में, ठीक है, या फिर इनर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हम कंडक्टर में क्या बोलेंगे, बाउंड चार्जेस, कंडक्टर के केस में। लेकिन इंसुलेटर के केस में कोई फ्री चार्ज नहीं होता है, तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर पॉजिटिव आयंस होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, बाउंड चार्जेस होते हैं, ठीक है बच्चे। आसान बात। अब क्या यार, अगर हम बच्चे कंडक्टर्स को रब करते हैं, ठीक है, मेटल को रब करेंगे, क्या होगा, होगा क्या, वहां पर कुछ ना कुछ चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो उसको रिटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कंडक्टर होता है, ठीक है, वहां से इजीली ड्रेन हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। रिटेन नहीं कर पाएगा ये कंडक्टर। लेकिन ये रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं। जैसे ही उस पर कोई चार्ज आया रबिंग से, ठीक है, वो वहीं पर रिटेन हो जाता है, फ्लो नहीं हो सकता है। तो ऐसे इंसुलेटर्स को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। अभी एक नई चीज आ गई है, डाइलेक्ट्रिक। ये चीज क्या है, ये एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है। देखिए हमने यहीं पर पढ़ लिया कि ये रब्ड इंसुलेटर, कुछ ऐसे इंसुलेटर होते हैं जब हम उनको रब करते हैं, ठीक है, या फिर हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, वहां पर उन पर एक चार्ज आ जाता है, ठीक है। जो चार्ज है, एक नेट चार्ज आने का मतलब, चार्ज तो है ही, वहां पर एक नेट डाइपोल मूवमेंट आ जाता है, ठीक है, पोलराइज हो जाता है ये मटेरियल। ये वाले इंसुलेटर्स, उन इंसुलेटर्स को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। दोबारा से देख लेते हैं यार, ये वो इंसुलेटर्स हैं जिनको हम पोलराइज कर सकते हैं। मतलब जब हम इन पर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इन पर फोर्स अप्लाई होगा, तो उनके सरफेस पर जो आ, थोड़े से कम क्या बोले हम, जिन पर थोड़े से कम फोर्स लग रहा हो, इलेक्ट्रिक सेंटर से फोर्स जो लग रहा है, इनकी बजाय थोड़ा कम फोर्स लग रहा हो इन पर, ठीक है। इसके टाइटली बाउंड होते हैं, इसके थोड़े से वीकली बाउंड होते हैं, बस ये समझ लो। इसके जो इंसुलेटर्स में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्जेस हैं, वो टाइटली बाउंड होते हैं, इसमें थोड़ा सा वीकली बाउंड होते हैं, बस इतना समझ लो, ये डिफरेंस समझ लो, ठीक है। वीकली बॉन्डेड होने की वजह से होगा क्या, जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो जो चार्जेस हैं, पोलराइज हो जाएंगे। जैसे कि ये ये मेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मान लो है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल है, ठीक है। जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, यहाँ पर इज इक्वल टू 0 है, कि इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इनके सेंटर जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये ऐसे ऐसे स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है, ऐसे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर सेपरेट हो गया, ठीक है। ये पोल बन गए, इसमें एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल अलग अलग हो गए, इसमें दोनों इकट्ठे थे, दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा था, यहाँ पर सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहा है, पोल बन गई, एक नेट डाइपोल मूवमेंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो
ऐसे मटेरियल्स को, ऐसे इंसुलेटर्स को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक, जिनको हम पोलराइज कर सकते हो, ठीक है, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाए जब हम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें। तो सिंपल एक बेसिक डिफरेंस क्या आ गया यार, ये भी इंसुलेटर है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक भी एक इंसुलेटर ही होता है एसेंशियली। जैसे कि एग्जांपल से बता दिया मैंने, ग्लास ये इंसुलेटर है, वैक्स, वाटर, रबर एटसेट्रा, एयर, प्लास्टिक एटसेट्रा, ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या है, ये एनर्जी स्टोर करते हैं। देखो जब हमने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से इसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट आ गया। यार इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी क्या, फोर्स एक्सर्ट करेगी चार्जेस पर, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट करना मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई कर रही है, वो एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर यार ये डाइलेक्ट्रिक्स जो है, अगर हम इनको इनसे सेपरेट करें इंसुलेटर्स को, ये जो है करंट को फ्लो ही नहीं होने देते, ठीक है, चार्ज रिटेन ही नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर चार्ज रिटेन हो जाएगा। एनर्जी बेसिक, अब आगे हम पढ़ने भी वाले हैं, बेसिक इसकी एप्लीकेशन है, सबसे मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है इसकी, वो क्या है, कैपेसिटर। अपना आने वाला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, कैपेसिटर, ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन इसकी कैपेसिटर है। एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरह हम डाइलेक्ट्रिक को यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यार ये चार्ज स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसलिए हम इनको एज ए एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था बच्चे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, मेन चीज ये थी यार, ये नई चीज आई है, ये एक इंसुलेटर होता है, दोबारा बता दूं मैं, ये क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है, ठीक है, वो इंसुलेटर जिसको हम पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा डिफरेंस क्या बताया था कि इसके जो चार्जेस हैं वो वीकली बॉन्डेड होते हैं, इसमें टाइटली बॉन्डेड होते हैं, बस ये डिफरेंस है ये भी एक इंसुलेटर है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आगे इसकी एप्लीकेशन है हमारे इस चैप्टर में, इसको पढ़ेंगे, इसको जब हम पोलराइज करते हैं, ठीक है, पोलराइज कैसे करेंगे और इसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं थोड़ी सी कुछ इससे रिलेटेड, ठीक है, जो हमारी काम आने वाली है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। आई मीन हम इसमें डाइलेक्ट्रिक को कैसे पोलराइज करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, इनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, नाउ वी हैव सीन दैट दीज आर ऑफ टू टाइप, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जिसमें पोल्स होते ही नहीं बच्चे, जिनके मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है उनका सेंटर कोइंसाइड करता है, मतलब डाइपोल, यार सिंपल सी बात है, पोल का मतलब दो पोल होना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं कुछ ऐसा, क्योंकि दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, सेंटर कोइंसाइड कर रहा है मतलब इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है, तो अब क्योंकि डाइपोल मोमेंट होता है Q into 2a, सेपरेशन बिटवीन दीज चार्जेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्ज, ठीक है, ये होता है डाइपोल मोमेंट। लेकिन ये सेपरेशन ही नहीं है, कोइंसाइड कर रहे हैं बच्चे, तो डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा, सिंपल सी बात है। तो हर एक का ऐसा ही होता है, सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव का कोइंसाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हर एक का इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट जीरो है, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट जीरो, तो बच्चे नेट डाइपोल मोमेंट भी जीरो, सिंपल सी बात। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं बच्चे, क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन में लेकर जाएगी, सिंपल सी बात हम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ऐसे स्ट्रेच हो जाएंगे ये मॉलिक्यूल्स, और हर एक का कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, और नेट भी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आ जाएगा हमारी डाइलेक्ट्रिक में। ये था अबाउट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, एग्जांपल हमारा CO2, ठीक है, पीछे एग्जांपल दिए है मैंने बहुत। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक यानी कि जहां पर पोल्स हैं, ऐसे पोल्स हैं, तो हर एक का कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट होगा बच्चे, लेकिन क्या है, ये सारे के सारे रैंडमली ओरिएंटेड हैं, थर्मल एजिटेशन की वजह से या फिर किसी वजह से सारे के सारे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, इंडिविजुअल होता है लेकिन नेट जीरो होता है, नेट यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं बच्चे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ नेट डाइपोल मोमेंट आ जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस है पोलराइज करने की, पूरी की पूरी डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करने की, हम पोलराइज कर रहे हैं, मतलब कुछ डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर रहे हैं कुछ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसी प्रोसेस को बच्चे हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मतलब किसी डाइलेक्ट्रिक को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें कुछ डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, इसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। डेफिनेशन यही बन जाएगी यार, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हमारी ये है डाइलेक्ट्रिक बच्चे, इसको जब रखा इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ एक्सटर्नल E, ठीक है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बीच में डाइलेक्ट्रिक रखी है, ठीक है। जब इसको रखा
इस वाले सरफेस पर इधर इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इधर वाले पर पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये वाला जो डाइपोल है इसका नेगेटिव चार्ज इधर है और ये वाले डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज इधर है, अंदर वाले पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो अल्टीमेटली हमें ऐसा दिखेगा कुछ, इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज, इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चे इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, इसके, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव इधर है, तो यहाँ पर पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोलराइजेशन की उसकी डायरेक्शन ये होगी। अब क्या है, ये जो है ईपी ई नोट को कैंसिल करेगी कुछ हद तक, तो हमारे पास नेट ई बचेगी, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो बच्चे इस सरफेस पर हमारी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी इंड्यूस हो जाएगी, माइनस सिग्मा पी, इस पर प्लस सिग्मा पी। बात क्लियर है, बिल्कुल आसान है यार। अब क्या होगा, हमने डिफाइन कर दिया पोलराइजेशन क्या होता है इन द टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है क्यूपी इनटू डी, इंड्यूस्ड चार्ज इनटू डी सेपरेशन, ये ठीक है, डी थिकनेस की हमने, ये हमारी ये इतनी डी थिकनेस है इसकी, ठीक है, सॉरी प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है, डी। ओके, तो नीचे है वॉल्यूम ए इंटू डी, एरिया प्लेट्स का ए मान लिया हमने, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा बच्चे, हमारा बचेगा क्यूपी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू सिग्मा पी। अब चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो पोलराइजेशन क्या, हम पोलराइजेशन को क्या भी बोल सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज इंड्यूस पर यूनिट सरफेस एरिया। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द पोलराइजेशन। अब बच्चे देखते हैं यहाँ पर एक और टर्म्स आती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सिंपल सी बात है, बहुत पुरानी बात है, पढ़कर आ चुके हैं। ये कांस्टेंट है, तो सेम क्वांटिटीज का या फिर सेम डायमेंशंस का या फिर सेम फिजिकल क्वांटिटीज का कोई ना कोई रेशियो होगा सेम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर क्या डिफाइन किया गया है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नेट कितनी है, ई नॉट माइनस पी, ई नॉट थी ओरिजिनल, उसमें से ईपी माइनस कर दिया, ठीक है, वो बची नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई नॉट बाय, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डायरेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबल का इंग्लिश मीनिंग होता है यार कोई चीज कितना ससेप्टिबल है, मतलब कितना हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, कितना हम उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी बच्चे, हम इसको कितना पोलराइज कर सकते हैं, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन बताता है हमारा ससेप्टिबिलिटी, मतलब कितना ससेप्टिबल है ये किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, कि कुछ हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस पर अप्लाई करेंगे तो कितना इसमें पोलराइजेशन आएगा, वो कौन बताता है, डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इसकी। तो इसकी डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बच्चे जितनी ज्यादा होगी, चाहे से डिनोट करते हैं, मतलब हम उसको उतना ही ज्यादा पोलराइज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। डेफिनेशन ये हो गई यार, अगर इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ज्यादा ना हो, ठीक है, बहुत ज्यादा ना हो, तब ये जो हमारी पोलराइजेशन जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। In that case, this proportionality is removed by epsilon naught into chi. This chi बोलते chi बोलते, different pronunciation, different accent है यार, ठीक है, chi बोलो chi बोलो doesn't matter। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब बच्चे ये क्या हो जाएगा यहाँ से, chi is equal to p over epsilon naught e। epsilon naught क्यों लगाया आप यहाँ पर बीच में, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, इस chi को डायमेंशनलेस रखने के लिए। ये जो chi है बच्चे ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान चीज है, ठीक है, बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं है, सिंपल टर्म्स है। ये था हम कैसे उसको पोलराइज करते हैं, पोलराइज करने के बाद कुछ टर्म्स जुड़ गई, इनको हमने देखा व्हाट आर दीज एक्चुअली। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक टू स्टडी बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड यार, ठीक है। अब देखो सबसे पहला बिहेवियर हम क्या देखेंगे, जब भी एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है यार यहाँ पर, ठीक है, जब भी इसके अंदर रखेंगे होगा क्या, इसके सरफेस पर ये चार्ज ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस सरफेस पर, इस नेगेटिव प्लेट पर की तरफ सारा का सारा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा। अंदर जो है यहाँ पर क्या होगा, अब एक पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पर आ गया, इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, अंदर क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है, इसके बराबर। ये चार्ज तब तक रीडिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा जब तक इसके बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस ना हो जाए, ठीक है। एग्जैक्टली इसके इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी। तो अगर इसके अंदर देखें अब हम, ठीक है, होगा क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैंसिल कर रही होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इसके अंदर देखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी जीरो। बात याद रखना बच्चे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो हो जाएगी। बात क्लियर है, बिल्कुल आसान है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पर हमेशा नॉर्मल होगी, इसके सरफेस पर नॉर्मल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्यों, मान लो अगर नॉर्मल ना हो, टेंजेंशियल हो, ठीक
ठीक है, या फिर किसी एंगल पर ऐसे जा रही हो तो होगा क्या, अगर ये ऐसे जा रही होगी तो इस सरफेस, इस चार्ज पर यार ये क्या फोर्स एक्सर्ट करेगी। अगर इस चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगी, ये चार्ज मूव करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा मतलब इस पर एक करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टैटिक कंडीशन में इस पर कंडक्टर पर कोई करंट होता ही नहीं है यार, ठीक है। जब तक बैटरी से ना जोड़े तो करंट नहीं होता, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नॉर्मल होगी। दैट मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर नॉर्मल नहीं है, इसके सरफेस के अलोंग है, तो इस चार्ज पर फोर्स लगाएगी, चार्ज मूव करने लगेगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। लेकिन अपने आप कोई कंडक्टर यार रखा हुआ है, बैटरी से कनेक्टेड ही नहीं है, इस पर करंट फ्लो होने लग गया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। करंट होता ही नहीं स्टैटिक कंडीशन में। तीसरी चीज़ है यार, नेट चार्ज जो है ना इसके अंदर वो जीरो होता है, सिंपल सी बात है। गोस थ्योरम से देखें, E.ds = Q/ε0, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यार, तो ये टर्म जीरो हो गई, ये टर्म जीरो हो गई, तो अब ε0 तो जीरो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो Q मस्ट बी इक्वल टू जीरो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो यार Q भी जीरो, यहाँ से देख सकते हैं, ओके। क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज जो है सरफेस पर चला जाएगा, ठीक है। फ्री जो चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ओके। चौथी प्रॉपर्टी यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। जो ये कंडक्टर है हमारा, ठीक है, इसके अंदर पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कैसे, यहाँ से देखिए यार, ये हमारा क्या होता है, dV/dr। अब अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो dV/dr = 0 यार, dV = 0, ठीक है। यहाँ से हमें dV क्या मिल जाएगा, जीरो के इक्वल। dV जीरो का मतलब क्या है, चेंज है, ये चेंज इन पोटेंशियल है dV, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या हुआ, V मस्ट बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। जितना इसके सरफेस पर होगा पोटेंशियल, ठीक है, उतना ही उसके अंदर होगा। जैसे कि यार कोई हमारा स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल कितना होता था इसके सरफेस पर, 4πε0 Q/r, r अगर इसकी रेडियस है, या फिर r डिस्टेंस पर देखें तो हमारा r आया था, ऐसे मोला पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस r, ठीक है, इतना आया था सरफेस पर, 1/4πε0 Q/R आ जाएगा अगर इसकी रेडियस r है। तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर है ना बच्चे, ठीक है, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर होगा, कांस्टेंट, हर जगह सेम होगा, क्योंकि इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, जिससे हमें पोटेंशियल कांस्टेंट मिल रहा है। देखो इसके अंदर पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ, वो क्या होगा, वही जितना सरफेस पर है, सिंपल सी बात है। लास्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मान लो हमारा कोई रेगुलर शेप का कंडक्टर है यार, ठीक है, हम अगर इसके सरफेस पर क्या देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी आएगी, जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा उसके सरफेस पर, उसके प्रोपोर्शनल आएगी। कैसे देखते हैं, निकाल कर देखते हैं यार। ये छोटा सा सरफेस कंसिडर कर लिया ds, इस इरेगुलर सरफेस पर, ठीक है। हमने कोई ये गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया, छोटा सा स्मॉल सिलेंडर, ठीक है। इसके सरफेस पर ये है n कैप, इसकी डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। ds हमारा एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें यार, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, गॉस थ्योरम यूज़ करके निकालते हैं, E.ds = Q/ε0, ठीक है। तो EDS यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सरफेस पे नॉर्मल होगी हमेशा, ठीक है। दोनों के बीच में जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चे हमारी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये क्या, एरिया वेक्टर नॉर्मल होता है सरफेस पर, कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मल होती है, देख चुके हैं। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तो cos 0 1, E बाहर आ जाएगा। इसको खोलेंगे यार, ds cos थीटा, cos थीटा = 0 डिग्री, विल बी लेफ्ट विद E × ds cos 0, ठीक है। यहाँ से देखो cos 0 1 हो जाएगा, ds टोटल एरिया कितना हो जाएगा, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो टोटल सरफेस एरिया मिलेगा इसका, मान लो इसका एरिया कितना है s, तो ds को इंटीग्रेट करेंगे s मिल जाएगा टोटल एरिया। इधर से देखो यार क्या किया है, चार्ज को, क्योंकि हमारे पास चार्ज गिवन नहीं कितना, हमारे पास क्या गिवन है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में हम चार्ज निकालेंगे, वो क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हमारा चार्ज कितना निकल जाएगा, सिग्मा × s, ठीक है, चार्ज हो जाएगा हमारा सिग्मा × s। तो यहाँ से हमारा सिग्मा × s/ε0, s से s कैंसिल हो गया बच्चे, तो हमारे पास बचा E = σ/ε0। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि प्रोपोर्शनल आ रही है किसके, सरफेस चार्ज डेंसिटी के, सिंपल है बिल्कुल। अब अगर डायरेक्शन के साथ देखें तो इसकी डायरेक्शन कौन दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस n कैप से मिल रही है, ठीक है, n कैप की डायरेक्शन में है, नॉर्मल टू द सरफेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बिहेवियर ऑफ द कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आसान है बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है। रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। हमने देखा था बच्चे, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक था, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था हमने, उसके अंदर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड
जनरेट हो गई थी, मतलब रिजल्टेंट इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। ये थी यार एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थी पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पोलराइजेशन। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आई थी हमारी, ये थी डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसके अंदर ई पी ऐसे जनरेट हुई थी, पिछले वाले हमने टॉपिक में पढ़ा था ई नोट ऐसे थी। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस डायरेक्शन में वो ई आई थी ऐसे। ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव प्लेट थी, ये हमारी नेगेटिव प्लेट थी, सॉरी ये डाइलेक्ट्रिक की ये पॉजिटिव प्लेट थी और ये हमारी नेगेटिव प्लेट थी। अगर हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखते हैं, इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये हमारी डाइलेक्ट्रिक थी। ठीक है, ये जो डाइलेक्ट्रिक थी इसके अंदर ई पी इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट इतनी आई थी, ई नॉट एक्सटर्नल थी, तो ई रिजल्टेंट इतनी थी बच्चे। ठीक है, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारी, कितनी आई थी, होती कितनी है, दो प्लेट्स के बीच में, एक प्लेट पॉजिटिव हो एक प्लेट नेगेटिव हो, इनके बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हम पढ़कर आ चुके हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन है, इसलिए सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा पी पी के इक्वल देखा था हमने पिछले टॉपिक में, अगर आपको याद हो तो। ये पी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, कर दी पुट। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है हम पढ़कर आए यहाँ भी डेफिनेशन में, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के डेफिनेशन में, पी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद ई इक्वल टू ई नॉट माइनस आई ई। इस पूरी इक्वेशन को ई से डिवाइड कर दिया बच्चे। ठीक है, ई से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, एंड दिस विल गिव अस के इज इक्वल टू चाई प्लस 1। बिल्कुल ईजी है, करना क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है रिजल्टेंट, उससे चलकर हमने वहां पर बस ईपी की वैल्यू पुट करनी है। ईपी की वैल्यू देखो सारी जगह बस ईपी की वैल्यू है, ईपी की वैल्यू क्या है ये। ठीक है, इसमें पी की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर ये कैंसिल वैंसिल हुआ और फिर हम लास्ट स्टेप बचेगा, ई से डिवाइड कर देंगे, विल बी लेफ्ट विद के इज इक्वल टू चाई प्लस 1। ठीक है, अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, क्या होती है। जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं यार, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका फोर्स एग्जर्ट करती है, जिसकी वजह से वो पोलराइज हो जाती है। क्या हो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर इतनी स्ट्रॉन्ग कर दे कि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर, उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर या उसके एटम्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाउंडेड हैं, ठीक है, वो ब्रेक हो जाएं, अपने पेरेंट एटम्स को छोड़कर फ्रीली मूव करने लग जाएं। इन दैट कंडीशन, इन द सिचुएशन, हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो एज ए कंडक्टर बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिहेव करने लग जाएंगे, फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग अप्लाई कर दे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने पेरेंट एटम को छोड़कर सरफेस पर फ्रीली मूव करने लग जाए। ठीक है, उससे पहले, ठीक है, विदाउट लॉसिंग दीज प्रॉपर्टीज, दीज इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड सहन करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन एग्जिस्ट इन अ डाइलेक्ट्रिक विदाउट कॉजिंग द ब्रेकडाउन। ठीक है, ब्रेकडाउन होने से पहले, ठीक है, ब्रेकडाउन हुए बिना कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो सहन कर सकता है, उसको उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 0.8 किलोवाट पर mm, यूनिट इसकी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही है तो वोल्ट पर मीटर होगी, प्रैक्टिकल यूनिट किलोवाट पर mm लेते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, एयर की 0.8 किलोवाट पर mm है। अगर हम एयर के 1 mm रीजन में, 1 mm लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी जनरेट कर दे 0.8 किलोवोल्ट, वहां पर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनाइज हो जाएंगे, वहां से करंट फ्लो होने लग जाएगा, चार्ज फ्लो होने लग जाएगा एयर में से। ठीक है, तो ये मतलब है बच्चे इस चीज का। वैक्यूम की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो इन्फिनिटी है, क्योंकि यहाँ पर वो कोई मटेरियल ही नहीं है यार। ठीक है, तो वहां पर हम क्या ब्रेक करें। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, बिल्कुल बिल्कुल आसान चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर होता है एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, मतलब हम इसमें चार्ज स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो हैव पेशेंस। कैपेसिटर होता है चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, इसमें हम चार्ज स्टोर करते हैं। अब जब हम चार्ज स्टोर करते हैं बच्चे, हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम आती है, हम उसमें चार्ज कैसे स्टोर करते हैं, कैसे कैपेसिटर बनता है, ये सारी चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मान लो यार हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें मैंने चार्ज स्टोर करना है। ठीक है, ले आई थोड़ा सा चार्ज स्टोर करने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। जो मैं वर्क करूंगा यहाँ पर वो एज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होता जाएगा।
ठीक है। तो इसलिए इसको एनर्जी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं, फिर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि चार्ज की फॉर्म में इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो रही है। ओके, अब देखते हैं कैसे होती है और क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है, हम उसको कैसे दूर करते हैं यार। जब हम इस कंडक्टर पर चार्ज लाते जाएंगे, ठीक है, चार्ज बढ़ना, ठीक है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा इसके आसपास पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। चार्ज आ रहा है तो मतलब आसपास कुछ ना कुछ पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है। अब बच्चे जब हम चार्ज ला रहे हैं आसपास में पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ठीक है, एक चार्ज लाए पकड़कर दूसरा तीसरा, जैसे जैसे चार्ज लाते जाएंगे इसके आसपास पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। जब पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो हमारे लिए चार्ज को इकट्ठा करना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि जब चार्ज लाएंगे पहले कुछ नहीं था, थोड़ा फोर्स अप्लाई करना पड़ा, थोड़ा वर्क करना पड़ा, ठीक है, और चार्ज लाए, ठीक है, पोटेंशियल बढ़ गया, हमें और ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर चार्ज को स्टोर करने में, ठीक है बच्चे। तो चार्ज किसी भी जब कंडक्टर पर हम स्टोर करेंगे तो वहां पर पोटेंशियल कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां से बच्चे हमारा ये प्रोपोर्शनलिटी हमने हटा दी, सी से रिप्लेस कर दी, Q इक्वल टू सी वी आ गया। मैं सीधा डेफिनेशन बता रहा हूँ, बाकी चीजों पर आएंगे धीरे धीरे। तो C इक्वल टू Q बाई V आ गया। तो बेसिकली कैपेसिटेंस हमारा बच्चे आ गया Q ओवर V, ठीक है, Q डिवाइडेड बाई V। जब चार्ज हम बढ़ाते जा रहे हैं तो V भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस तुम सोच सकते हो उतनी सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये भी तो बढ़ता जा रहा है, नीचे डिनोमिनेटर फैक्टर है जो, ठीक है, ऊपर वाला बढ़ रहा है तो नीचे वाला भी बढ़ रहा है यार। तो हमने क्या करना, अगर हम पोटेंशियल डिक्रीज कर दे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर हमारा क्यू बढ़े, अगर हमारा क्यू बढ़े, ठीक है। वैसे क्यू बढ़ने से वी इंक्रीज होना है, लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि क्यू बढ़े और वी घटे। वी ये घटता जाएगा, क्यू बढ़ता जाएगा, तो सीधी सी बात है कैपेसिटेंस हमारा बढ़ता जाएगा। हम तो चाहेंगे कि हमारा कैपेसिटर है जो उसमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर हो, ठीक है। तो बेसिकली हमारा कैपेसिटर हो गया बच्चे एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। होता क्या है, दो कंडक्टर का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये हमारा एक कैपेसिटर, उसका सिंबल, ये वेरिएबल कैपेसिटर, मतलब इसका हम कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हैं। ये एक फिक्स्ड कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस फिक्स्ड है। ओके ओके, तो ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस। अब ये देखो बच्चे डिपेंड नहीं करता ना तो चार्ज पर ना पोटेंशियल पर। कैसे, जैसे कि हमारा यार रेजिस्टेंस था, प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता था हमारा जो कंडक्टर होता था, ठीक है, ना तो वोल्टेज पर डिपेंड करता था ना करंट पर डिपेंड करता था। जो हमारा मटेरियल होता था उसकी डायमेंशंस पर डिपेंड करता था। इन द सेम वे जो हमारा कैपेसिटेंस है उसकी शेप और उसकी डायमेंशन या फिर साइज पर डिपेंड करेगा कि कैपेसिटेंस उसका कितना है। जैसे ही हमने कोई कैपेसिटेंस बनाया उसकी कैपेसिटी फिक्स होगी, उसका कैपेसिटेंस फिक्स हो गया, ठीक है। ओके, तो ये था कैपेसिटेंस के बारे में। इसकी ऐसा यूनिट होती है बच्चे फैराड, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है जब हम चार्ज स्टोर करते हैं। होता क्या है, मैंने बता दिया कि ये पोटेंशियल बढ़ता जाता है, हमारे लिए डिफिकल्ट होता जाता है यहाँ पर चार्ज स्टोर करना, ठीक है। एक और क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि जैसे जैसे हम चार्ज इकट्ठा करते जाते हैं एक रीजन में, एक कंडक्टर पर चार्ज इकट्ठा करते जाएंगे, हो सकता है वहां पर इतना सारा चार्ज जब हम इकट्ठा कर दे, वर्क कर करके चार्ज इकट्ठा कर दे, वहां पर पोटेंशियल बढ़ने से, ठीक है, इतना पोटेंशियल बढ़ जाए, मान लो कि आसपास की जो एयर है वो आयनाइज हो जाए, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए वहां पर, ठीक है, तब क्या होगा, वो चार्ज वहां से बहना शुरू कर देगा, ठीक है, वहां से निकलना शुरू कर देगा एयर के थ्रू यार, ठीक है, हमारी वर्क बर्बाद, ठीक है। होता क्योंकि यार पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव आसपास, जैसे कि हमने देखा था यार कि कॉम पर जो चार्ज आया था, ठीक है, उसको रब करने से वो पीसी जो पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। उसने क्या किया था, वहां पर चार्ज इंड्यूस कर दिया था। ऐसे ही हो सकता है यहाँ पर जब बहुत ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाए आसपास की एयर के मोलिक्यूल्स पर, वो चार्ज इंड्यूस कर दिया पॉजिटिव अमाउंट में, फिर क्या होगा, वहां पर फ्लो होने लग जाएगा चार्ज का, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। तो करना क्या, हमने पोटेंशियल को डिक्रीज करना है। अब देखते कैसे डिक्रीज करते हैं बच्चे। मान लो हमारे पास एक प्लेट है, इस पर हमने चार्ज स्टोर कर रखा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर। होगा क्या, और चार्ज स्टोर करते जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, लेकिन हम पोटेंशियल घटाना चाहते हैं। पोटेंशियल कैसे घटा सकते हैं, सिंपल सी बात है, इसका पोटेंशियल है पॉजिटिव, अगर हम इसके पास एक नेगेटिव प्लेट लें, नेगेटिव चार्ज प्लेट ले आए या फिर एक न्यूट्रल प्लेट ले आए, ठीक है, तो क्या होगा, ये इस वाले सरफेस पर, इधर वाले सरफेस पर, इसीलिए न्यूट्रल थी, अपने इधर वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगी, पॉजिटिव सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट में, कुछ स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर पोटेंशियल घट गया, लेकिन चाहते हैं हम और घटाना। क्या करेंगे, इसको हम अर्थिंग कर दी, इसकी हमने अर्थिंग कर दी, क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर आ जाएंगे और ये प्लेट पूरी की पूरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। पॉजिटिव पोटेंशियल था, उसको नेगेटिव पोटेंशियल कैंसिल कर देगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। अब हम यहाँ पर और चार्ज स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, सिंपल है ना बिल्कुल। यहाँ पर पोटेंशियल घटाने के लिए हमने क्या कंसेप्ट यूज किया, अपोजिट पोटेंशियल ले आए,
ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल, वो यहाँ पर इसके पोटेंशियल को कैंसिल कर देगा, हम यहाँ पर और चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा बच्चे, अगर हम एक कंडक्टर के पास अर्थ कंडक्टर लाते हैं, ठीक है, तो एक उसकी जो कंडक्टिंग कैपेसिटी है, चार्ज कंडक्टिंग कैपेसिटी है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी आई मीन, वो इंक्रीज हो जाती है। दिस इज द प्रिंसिपल। बात क्लियर है ना यार, आसान है बिल्कुल। अब देते हैं डेफिनेशन 1 फैराड की। सी होता है बच्चे Q बाई वी, ठीक है, तो Q को 1 कूलम, V को 1 वोल्ट पुट कर दो, ठीक है, यहीं से डेफिनेशन बन गई 1 फैराड की तरह। क्या कितना होता है 1 फैराड कैपेसिटेंस, अगर हम एक कंडक्टर को एक पेयर ऑफ कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई कर दें, तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर 1 कूलम चार्ज स्टोर करने में, ठीक है, जब चार्ज स्टोर हो जाएगा 1 कूलम, तब उसकी जो कैपेसिटी होगी कितनी होगी, 1 फैराड। So a capacitor has a capacitance of 1 farad if a charge of 1 coulomb is transferred from its one conductor to another by applying a potential difference of 1 volt across the conductor. So this is the definition of 1 farad. I hope बच्चे आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। हमने चार्ज स्टोर करना है, ठीक है, चार्ज बढ़ाते जाना है कंडक्टर पर ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़े, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम एनर्जी चाहते हैं उस कंडक्टर के पास। प्रॉब्लम क्या आ रही है, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। उस पोटेंशियल को घटाने के लिए बच्चे हमने क्या किया, दूसरी हम उसके पास एक न्यूट्रल प्लेट लाए, चार्ज इंड्यूस कर दिया उसने नेगेटिव अपने तरफ वाले पर, पॉजिटिव, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हमने इसको अर्थ कर दिया। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटेंस। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें इसकी पता करनी है कैपेसिटी कितनी होती है, इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज किस किस पर डिपेंड करती है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, कैसे हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कैपेसिटर जो हमारे पास है उसके पास ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी हो, ठीक है। वो कैसे और किस बात पर डिपेंड करती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, सी होता है बच्चे हमारा Q बाई V, ठीक है। हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस निकालने के लिए कि किसी भी कैपेसिटर का वहां पर पोटेंशियल पता लगाएंगे। पोटेंशियल कैसे, वहां पर हमें जो भी पैरामीटर गिवन है ना, ठीक है, उन पैरामीटर्स की टर्म्स में V पता लगाएंगे, Q को V से डिवाइड कर देंगे, हमारा कैपेसिटेंस मिल जाएगा, चाहे हम कैसे भी निकाल रहे हो। चल देखते हैं, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। अब इन प्लेट्स के बीच में हमें पता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बात क्लियर है ना। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच में। ये जो अरेंजमेंट होता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एरिया है बच्चों प्लेट्स का A, ठीक है। अब हमें पता लगानी है यहाँ पर इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, वो ऐसे निकालेंगे। तो पोटेंशियल पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, V इक्वल टू E इंटू D, ठीक है। स्पेसिंग है दोनों प्लेट्स के बीच की D, हमें पता है ये यहाँ से आया, ठीक है, पढ़कर आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई A। तो सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, सबसे पहले E की वैल्यू पुट की, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू Q बाई A, Q D बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सी बात है, आ गया कैपेसिटेंस। Q को इस V से डिवाइड कर दो, ये आ गया कैपेसिटेंस। बात क्लियर है। किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, अब देखो मैंने बताया था केवल डायमेंशन, और जो वहां पर डायमेंशन होगी, जो स्पेस होगा वहां पर उस पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर डिपेंड करेगा, उसकी डायमेंशंस पर डिपेंड करेगा। देखो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, A एरिया ऑफ द प्लेट, D स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब बच्चे हमने इसको इंक्रीज करना है, ठीक है। देखो Q और V कहीं पर भी नहीं आ रहा है, मैंने बताया था ना Q और V पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या करना है, इंक्रीज करना कैपेसिटेंस को। कैसे कर सकते हैं, प्लेट्स का एरिया बढ़ा दें या फिर D को कम कर दें। प्लेट्स का एरिया बढ़ाएंगे तो साइज बढ़ जाएगा कैपेसिटर का। हम एक तरफ तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स हैं उनका साइज कम करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे से छोटे कंपोनेंट हमारे पास हर जगह यूज होता है कैपेसिटर, ठीक है। साइज इतना बड़ा हम कैसे लें, ठीक है। तो हम इस पर फोकस करते हैं D को, स्पेसिंग को कम करने के लिए। अब स्पेसिंग कम करेंगे यार, पास लाएंगे, हो सकता है चिपक जाए, ठीक है, क्योंकि बीच में एयर है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पहले ही आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो चिपक जाएंगे, ठीक है, बात खत्म, न्यूट्रल हो जाएगा सब कुछ। तो अब क्या करें यार, ठीक है, अब क्या करें, हम क्या करते हैं बच्चों, प्रैक्टिकली इनके बीच में क्या कर देते हैं, कुछ एक दूसरा मीडियम ला देते हैं, डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। मैंने बताया था ना कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालकर हम उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक आगे से पढ़ेंगे। ये कैसे करता है, हमने बेसिकली करना क्या बच्चों, पोटेंशियल को रिड्यूस करना है, कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए पोटेंशियल को रिड्यूस करना है, कम करना है। डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर वही काम करेगी। देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दी T थिकनेस की, ठीक है, ओके। तो जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे, होगा क्या बच्चों, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक,
ये ई नोट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी देख चुके हैं। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या कर देगी, इसको पोलराइज कर देगी, जिसकी वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाता है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ईपी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ई बची नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकली ये, इस ई में से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब ये ई ईपी माइनस करेंगे हमें ये मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको कैंसिल कर देगी ये वाली चीज, ठीक है, कैंसिल आउट हो के हमारे पास ये बचेगी ई। टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसके बीच की स्पेसिंग है प्लेट्स के बीच की डी। तो अब हमें यहाँ पर कैपेसिटेंस निकालने के लिए बच्चों क्या करना है, सिंपल सी बात है, C इक्वल टू क्यू बाई वी, याद रखना। V पता करना है यहाँ पर कितना है, V 2 हो गए, एक तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, इस मीडियम के अंदर, एक यहाँ पर जो एयर बचा है, ठीक है, ये स्पेसिंग बची है, कितनी बची है, D में से T माइनस कर देंगे, D माइनस T स्पेसिंग बची है, दूसरा है T मीडियम है, दो पोटेंशियल आ जाएंगे, तो पोटेंशियल यहाँ पर बचे कितना होगा, V एयर प्लस V मीडियम। एयर में कितना होगा, एयर की थिकनेस कितनी बची है, D माइनस T, ठीक है, क्योंकि T में स्लैब आ गई, E नोट इंटू डी माइनस टी पोटेंशियल एयर में, मीडियम में E इंटू टी, मीडियम में इसमें मतलब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E इंटू इसकी थिकनेस। ओके, अगर इस E को रिप्लेस कर देते हैं, इस E नोट की टर्म्स में ही ले आते हैं। अब हमने देखा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, K इक्वल टू E नोट बाई K, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर इसका स्लैब का है, K होता है E नोट बाई E ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बची हुई है हमारे पास, ठीक है। तो E निकालनी है हमने, E क्या हो जाएगी, E नोट बाई K, इस E की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ये मिल गया हमें V। E नोट की वैल्यू पुट कर दो यार, क्या है, Q बाई A एप्सिलॉन नोट, ठीक है, वो कॉमन आ जाएगा, V की वैल्यू मिल गई है। तो हमने पोटेंशियल पता लगाना था, समझ में आ गई ना बात, सिंपल सी चीज है, पोटेंशियल पता लगाना था, पता लगा लिया, दो जगह है, एक तो एयर में एक मीडियम में, दोनों का ये आ गया। C निकालने के यार Q को V से डिवाइड कर दो, ये डिवाइड किया, ठीक है, ये मिल गया एप्सिलॉन नोट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K, बिल्कुल आसान है। अब देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए को क्या डिवाइड कर रहा था, एप्सिलॉन नॉट और ए को क्या डिवाइड कर रहा था, केवल डी, यहाँ पर डी के साथ और भी चीजें बढ़ गई, माइनस टी प्लस टी बाई के, डिनोमिनेटर बढ़ गया बच्चे, सिंपल सी बात है, सी बढ़ जाएगा, सॉरी ये बढ़ गया ना डिनोमिनेटर, मतलब सी इंक्रीज हो जाएगा, नीचे वाली चीज बढ़ेगी तो ये ऊपर वाली चीज, सॉरी ये वाली चीज क्या हुई हमारी, घटी है, ठीक है, इस डी में से ये चीज ऐड कर दी, तो अल्टीमेटली हमारा ये चीज जो है सी वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ये बढ़ नहीं रही है, ये घट रही है, पूरा डिनोमिनेटर जो हमारा वो घट रहा है, ठीक है, डी में से माइनस हो रहा है टी प्लस टी बाई के, तो बच्चे ये हमारा बढ़ जाएगा, बात क्लियर है ना, सिंपल सी बात है, कैपेसिटेंस हमारा बढ़ गया। अब देखो हमने इसको अगर और बढ़ाना हो, क्या करो, ये जो टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना, इसको डी की थिकनेस की ले लो, मतलब पूरा का पूरा जो स्पेस है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच जो प्लेट्स हैं उनकी, उन प्लेट्स का पूरा स्पेस जो है वो डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दो, तब क्या होगा, मतलब क्या हो, टी को ना डी जितनी ले ले हम, जितनी स्पेसिंग है, तो टी को डी पुट कर दे, मतलब डी थिकनेस की हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले, टी इक्वल टू डी, यहाँ पर काटने पीटने के बाद बच्चे हमारे पास आ जाएगा ये वाली चीज, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी दैट इज इक्वल टू के सी नॉट। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को, ये क्या है, कैपेसिटेंस इन द एयर, ये देखो जब यहाँ पर एयर मीडियम था तब था कैपेसिटेंस, इसको हम सी नोट ले लेते हैं, ठीक है, तो के सी नोट आ गया, के टाइम्स कैपेसिटेंस ऑफ द एयर, मतलब अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उसका कैपेसिटेंस उतने ही टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। पूछे यार हम कि आपसे पूछे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने बढ़ाना कैपेसिटेंस, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दो, सिंपल सी बात है, ठीक है, कितना बढ़ेगा, कितने टाइम्स बढ़ेगा, जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, किसका, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। तो ये था बच्चे हमारा कैपेसिटेंस कितना होता है, किस बात पर डिपेंड करता है, हम इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज करने के बाद वो कितने टाइम्स कितना इंक्रीज होता है, इतना इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, ध्यान से देख लेना इसको, बिल्कुल आसान है, फोकस रखना है वी निकालने पर, वी निकाली, सी में वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी, देखो इंडिपेंडेंट, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी एज वी हैव सीन अर्लियर, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो पता लगाना,
ठीक है। अब देखो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए मतलब उसमें एनर्जी स्टोर करने के लिए, उसको एनर्जी सप्लाई करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर की चार्जिंग के लिए। बैटरी बच्चे यहाँ पर क्या काम करेगी, यहाँ पर इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगी, और जहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बच्चे क्या होता है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस आना मतलब वहां पर चार्ज का फ्लो करना। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसको चार्ज करने के लिए एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं। उसमें कौन हेल्प कर रहा है, बैटरी। बैटरी क्या कैसे हेल्प कर रही है, यहाँ पर वर्क करा रही है वो चार्ज से, क्योंकि जितना वर्क डन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, अल्टीमेटली बैटरी की वजह से। बैटरी ने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, ठीक है, जिसकी वजह से चार्ज मूव किया। तो मान लो बच्चों, अब देखो यहाँ पर जो टोटल वर्क करेगी ना बैटरी, इनिशियली मान लो जीरो चार्जिंग इनकी, मतलब जीरो चार्ज है, न्यूट्रल है प्लेट, तो जीरो से क्यू चार्ज तक लेकर जा रहे हैं, मान लो हम कैपिटल क्यू तक, ठीक है। जीरो से क्यू चार्ज स्टोर होने तक जितना भी वर्क करेगी बैटरी वर्क करवाएगी, ठीक है। वही वर्क डन यहाँ पर किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो बैटरी का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, इसको चार्जिंग करने के लिए बैटरी चार्ज करवा रही है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा के। अब मानो क्या स्मॉल डी क्यू चार्ज स्टोर होने के लिए, ठीक है, डी डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा। कितना वर्क डन करना पड़ा, डी डब्ल्यू, और वो क्या होता है नाउ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज वी, ठीक है, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी, ठीक है बच्चे। डी क्यू चार्ज स्टोर होने के लिए डी डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म्स को, इस पूरी की पूरी को जीरो टू क्यू इंटीग्रेट कर देंगे। मैंने बोला है इनिशियली न्यूट्रल थी प्लेट, ठीक है, क्यू चार्ज स्टोर होना है, ओके। v की वैल्यू पुट कर दो, q इक्वल टू सी वी होता है, v इक्वल टू क्यू बाई सी, v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी क्यू बाई सी, इसको इंटीग्रेट कर दिया जीरो टू क्यू, क्यू डी क्यू हो गया था यहाँ पर, ठीक है। क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू, इसको लिमिट्स पुट करेंगे, विल गेट दिस वन, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, क्योंकि टोटल वर्क डन आ गया, यही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है बच्चे। अब देखो एनर्जी आ गई इतनी, अब इसको डिफरेंट टर्म्स में ला सकते हैं हम, क्यू सी की टर्म्स में है, सीवी की टर्म्स में ले आओ, क्यू की वैल्यू सीवी पुट कर दो बच्चे, यहाँ पर ये आ गया 1/2 CV स्क्वायर। अब इसको अपन करो, v को ब्रेक कर दो, v इंटू वी, ये c इंटू वी हो जाएगा, c इंटू वी होता है बच्चे क्यू 1/2 क्यू वी। जैसा फॉर्मूला हम चाहते हैं न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए वैसा यहाँ से यूज कर सकते हैं। तीन फॉर्मूले आ गए इसके हमारे एनर्जी के, इंपॉर्टेंट है बच्चे ये, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना। अब देखो बच्चे बैटरी क्या कर रही है, अल्टीमेटली यहाँ पर वर्क डन करा रही है चार्ज से, ठीक है। अब चार्ज इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर, इस पर भी चार्ज स्टोर हो रहा है, यहाँ पर भी, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो बच्चे हम क्या बोल सकते हैं, जो एनर्जी स्टोर हो रही है यहाँ पर वो किसकी टर्म्स में स्टोर हो रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो रही है। वो हम प्रूव भी कर सकते हैं कि जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना यहाँ पर, या फिर एनर्जी देखे, एनर्जी डेंसिटी देखे या फिर एनर्जी देखे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में स्टोर हो रही है। कैसे देखते हैं, सिंपली क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लाना, तो क्यू को भी और सी को भी इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में ब्रेक करके यहाँ पर पुट कर दो, अपना काम हो जाएगा बच्चे। यही होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इन प्लेट्स के बीच में, वी हैव सीन दैट। नाउ दिस कैन बी पुट एज, आई मीन सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, सो विल गेट क्यू एज ए एप्सिलॉन नॉट ई। नाउ पुटिंग दिस क्यू in terms of E epsilon naught and A over here, and C in terms of epsilon naught A by D, I mean C is given as epsilon naught A by D for the parallel plate capacitor. Now putting these values over here, we'll get our energy as 1/2 epsilon naught E square A into D. Okay. अब बच्चे हमने एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, तो क्या करेंगे, डेंसिटी के लिए इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम है बच्चे यहाँ पर इस पूरे के पूरे हमारे रीजन का A इंटू डी। ए है प्लेट्स का एरिया, डी है यहाँ पर सेपरेशन, ठीक है। ए डी से ए डी कैंसिल, विल गेट एनर्जी डेंसिटी एज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में यहाँ पर क्या स्टोर हो रही है, एनर्जी, वी हैव सीन दैट। तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो कैपेसिटर है हमारा, उसमें जो चार्ज स्टोर हो रहा है और जो एनर्जी स्टोर हो रही है, दैट हैज बीन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बच्चे ये था अपना एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ओके। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज व्हेन वी कंबाइन these capacitors in series and parallel, what will be their effective capacitance, okay। तो प्यारे बच्चों ये है अपना नेक्स्ट टॉपिक, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा, वो हम कैसे निकालते हैं। देखो ये बच्चे हमने सीरीज में जोड़ दिए, C1 C2 C3 इन कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस है, ठीक है, ओके।
अब जब हम सीरीज में ऐड करेंगे इन सभी कैपेसिटर्स को, क्या होगा, जो पोटेंशियल होगा सभी के अक्रॉस डिफरेंट अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है सीरीज में पोटेंशियल बढ़ जाता है, ठीक है, इसके अक्रॉस V1 V2 V3। ओके, तो अब बच्चे हमें पता है कि सीरीज में करंट सेम जाता है, सीरीज में करंट सेम रहता है, करंट सेम मतलब चार्ज सेम जा रहा होगा सभी के सभी कैपेसिटर्स के अक्रॉस। तो बच्चे V1 क्या होगा हमारा, Q/C होता है V, तो V1 क्या हो जाएगा, Q/C1, V2 हो जाएगा Q/C2, V3 हो जाएगा Q/C3। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो टोटल ये वोल्टेज है, ठीक है, ये इनके अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इन सभी का सम इसके बराबर होना चाहिए, V = V1 + V2 + V3। सो विल गेट फ्रॉम हियर, पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, विल गेट Q/C1 + Q/2 C2 + Q/C3 as total potential। Now V = Q/C, यहाँ से बच्चे Q कॉमन आ गया, Q से Q कैंसल, will be left with 1/C। S = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। What we have seen over here is the total capacitance in series is less than the capacitance of a individual capacitor। टोटल कैपेसिटेंस जो यहाँ पर आएगा इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से भी कम आएगा, ठीक है, उल्टा हो रहा है। रेजिस्टेंस में क्या होता था, सारे के सारे लीनियरली ऐड हो जाते थे। बात क्लियर है ना बच्चे, बिल्कुल आसान है। हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल्स निकाल लेंगे सभी के अक्रॉस और सभी को ऐड कर देंगे वैल्यूज पुट करके। अब अगर यहाँ पर टोटल एनर्जी देखें बच्चे, क्या होती है एनर्जी हमारी, Q²/C। सभी की एनर्जी निकाल लेंगे अलग अलग, U1 U2 U3। इसकी होगी Q²/C1, Q तो यही है, Q है, ठीक है। अगले की होगी Q²/2 C2। इसके अक्रॉस सभी के अक्रॉस Q सेम है, इसलिए Q कॉमन है। कैपेसिटेंस सभी का अलग अलग है, इसलिए सभी का अलग अलग कैपेसिटेंस पुट कर दिया, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी, सिंपल लीनियर सम। ओके, अलजेब्रिकली हम ऐड कर देते हैं सीरीज में अगर एनर्जी निकालनी हो सभी कैपेसिटर्स की। मान लो इसकी गिवन है 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, 4 + 3 + 2 कितने हो गए, 9, ठीक है, 9 जूल हमारी टोटल एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर। बात क्लियर बच्चे, बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब देखते हैं अगर हम पैरेलल में ऐड कर दें इन कैपेसिटर्स को तो क्या होगा। मान लो पहले की कैपेसिटी C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3। अब पैरेलल में बच्चे हमारा क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, ठीक है, करंट डिफरेंट डिफरेंट जाता है। तो करंट डिफरेंट डिफरेंट जा रहा, तो इसके अक्रॉस मतलब करंट डिफरेंट जाने का मतलब इसके अक्रॉस डिफरेंट चार्ज जा रहा होगा, इसके अक्रॉस डिफरेंट, इसके अक्रॉस कुछ डिफरेंट चार्ज। मान लो Q1 Q2 Q3 इनके अक्रॉस जा रहा चार्ज। अब की बार यहाँ पर बच्चे चार्ज कितना होगा, Q = CV होता है, पहले का कैपेसिटेंस C1 तो C1V, Q2 C2V, Q3 C3V। V सभी के अक्रॉस कॉमन है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन पोटेंशियल एज VVV। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, Q1 + Q2 + Q3, ठीक है। अब टोटल चार्ज यहाँ पर कितना हो जाएगा, Q क्या होता है C × V, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू बच्चे। तो V कॉमन आ रहा है, V को बाहर निकाल कर बच्चे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा कैपेसिटेंस आ जाएगा पैरेलल में C1 + C2 + C3, जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस आता था, ठीक है, उल्टा हो रहा है, लीनियरली ऐड हो रहे हैं। अब की बार सिंपली अलजेब्रिक सम हमें क्या दे देगा, टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल में सिंपल अलजेब्रिक सम। तो एनर्जी बच्चे वही आएगी, 1/2 CV² होती है एनर्जी कैपेसिटर की, तो वो उनके फॉर्मूलेज पुट कर दिए हमने। पहले की एनर्जी कितनी होगी C1V², दूसरे की 1/2 C2V², तीसरे की 1/2 C3V²। V तो कॉमन है सभी के अक्रॉस, इसलिए V लिया है। तो टोटल एनर्जी बच्चे कितनी हो जाएगी, U1 + U2 + U3। अब देखो बच्चे, अगर हम कैपेसिटर्स को चाहे सीरीज में ऐड करें चाहे पैरेलल में ऐड करें, ठीक है, अगर हमने उनको चार्ज करना चाहे सीरीज में ऐड करके चार्ज करें चाहे पैरेलल में ऐड करके चार्ज करें, बच्चे एनर्जी जो हमारी क्या आएगी, सेम आएगी। बात क्लियर है। इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑन द वेरियस पैरामीटर। जब बच्चे हम एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, ठीक है, वहां पर हमने देखा कि उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है, एनर्जी है, उन चीजों पर क्या फर्क पड़ता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी है। ओके, नाउ फर्स्ट चीज, पहली चीज है बच्चे, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, मतलब कैपेसिटर से बैटरी हटा दी, डाइलेक्ट्रिक डाल दी, तब क्या होगा। देखो, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या उसके चार्ज पर कुछ फर्क पड़ने वाला है। ये कैपेसिटर है ये, ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, डाइलेक्ट्रिक डाल दी, इसका चार्ज क्या उड़ जाएगा या घट जाएगा, चार्ज सेम रहेगा बच्चे, कहीं नहीं जाएगा, चार्ज विल रिमेन सेम। ओके, दूसरी चीज बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चे, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर σ/ε0। अब सिग्मा क्या होता है बच्चे, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, चार्ज सेम रह रहा है, एरिया तो प्लेट का सेम रहने वाला है। अब देखो एप्सिलॉन क्या है, अब एक नया मीडियम इंट्रोड्यूस होगा, डाइलेक्ट्रिक डाल दी बच्चे, इस पर फर्क पड़ने वाला है, ये चेंज हो जाएगी हमारी, और इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एप्सिलॉन से। जब भी मीडियम चेंज होगा वहां पर इसकी जगह ये ले लेगी।
अब ये क्या होता है बच्चे, ये होता है हमारा के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन की जगह ये कर दो क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट के, तो बच्चे क्या आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये थी हमारी ओरिजिनल, ये थी ओरिजिनल 1/k टाइम्स हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मतलब घट गई। चार्ज सेम रहता है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। पोटेंशियल E इंटू डी होता है, ठीक है। E घट गया तो सीधी सी बात है V भी घटने वाला है, E जितना घटा उतना ही V घटेगा, ठीक है। E कितने टाइम्स आया 1/k टाइम्स, तो V भी 1/k टाइम्स, प्रूव यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। V भी घट गया। C क्या बच्चे हम देख चुके हैं बढ़ता है, ठीक है, और यहाँ से भी देख सकते हैं हमारा जो V है वो घट गया, तो Q तो सेम रह रहा है, ठीक है। V की वैल्यू रख दो यहाँ पर, हमारा जो K है वो आ जाएगा, मतलब C हमारा कैपेसिटेंस हमारा बढ़ रहा है, दैट इज वी हैव सीन ऑलरेडी। एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा बच्चे, एनर्जी क्या होती है 1/2 CV²। अब C की वैल्यू पुट कर दो और V की वैल्यू पुट कर दो, हमें मिलेगा 1/k 2 C0 V0 स्क्वायर, मतलब एनर्जी बच्चे जो हमारी घट जाएगी। डाइलेक्ट्रिक डालने से एनर्जी घट गई, क्योंकि वहां पर पोलराइजेशन हुआ था डाइलेक्ट्रिक का, मतलब जो उसके मॉलिक्यूल्स थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अलोंग लाई हुए थे। पॉजिटिव चार्ज जो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग गया था, नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक नेट डाइपोल मोमेंट आ गया था। वहां पर जो एनर्जी सप्लाई हुई थी डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वो बच्चे कहाँ से गई थी, प्लेट्स ने दी थी, वहां की जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसने दी थी, तो वहां पर एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, ठीक है, और कुछ एनर्जी डालने वाला भी ले जाता है, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो हमारी एनर्जी घट गई यूनिट बाय के। अब बच्चे अगर बैटरी कनेक्ट कर दी हमने, डाइलेक्ट्रिक डली हुई है, बैटरी कनेक्ट कर दी, अब क्या होगा, बैटरी का काम बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना, वो उसको मेंटेन रखेगी, सेम कर देगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको हम एक तरीके से और देख सकते हैं बच्चे, हमारा कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू Q बाई V। पहले वाले केस में जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज हमारा सेम रह रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल घटना पड़ेगा, तभी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। पोटेंशियल घट गया था, ठीक है, इसलिए कैपेसिटेंस बढ़ गया। अब इस दूसरे वाले केस में यार बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा बच्चे, चार्ज इंक्रीज होगा। आपकी बार हमने देखा ना, बैटरी का काम क्या है, कैपेसिटर को चार्ज करना, एनर्जी स्टोर करना, तो वो चार्ज सप्लाई करेगी वहां पर, ठीक है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर चार्ज बढ़ेगा बच्चे, क्या होगा हमारा V वहां पर सेम रहेगा, ठीक है, पोटेंशियल बैटरी जो है वहां पर मेंटेन रखेगी, V हमारा सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे क्या होगी, अगर V नॉट सेम है, आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस remaining same, then electric field also will remain same. Okay, now next thing is capacitance. What will be the effect on the capacitance? Capacitance बच्चे हम देख चुके हैं, we have seen already that this will increase, this is gonna increase. Charge again that will obviously increase. Q is equal to CV होता है, C हमारा increase होगा K into C नॉट, ठीक है, तो V as it is, V तो सेम है ना, as it is है, ठीक है, तो K टाइम्स ओरिजिनल चार्ज हमारा इंक्रीज हो जाएगा बच्चे जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं। एनर्जी बच्चे, एनर्जी निकाल देंगे 1/2 CV² होती है, C की वैल्यू पुट कर दो, V की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, V इज रिमेनिंग सेम, C कैन बी रिप्लेस्ड बाय KC नॉट, अल्टीमेटली विल गेट आवर एनर्जी एज U इज इक्वल टू KU नॉट, K टाइम्स ओरिजिनल एनर्जी, सो आवर एनर्जी अल्टीमेटली इज गोना इंक्रीज। तो एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम। यहाँ पर बच्चे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा, कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, चार्ज हमारा सेम रह रहा है, एनर्जी स्टोरेज जो है वो घट रही है, केवल एक चीज बढ़ रही है जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, केवल कैपेसिटेंस, ठीक है। यहाँ पर बच्चे हमारी तीन चीजें बढ़ गई, बाकी दो चीजें सेम है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स। बच्चे बहुत आसान है, इजी है, ठीक है, ध्यान से देखना थोड़ा सा, ठीक है, तो पेपर में पूछा जाता है यहाँ से, ओके। तो प्यारे बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट द कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।